नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके सामने ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। क्योंकि माध्यम मैं जरूर होऊंगा, माध्यम TV9 जरूर होगा, लेकिन उस जानकारी को देने वाले जो शख्सियत हैं वो बड़े ही नामचीन हैं। उनका एक्सपर्टीज गजब का है। उन्होंने 1500 ऑपरेशन ऐसा किया है जिसको आजकल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि रोबोटिक सर्जरी में भी जिसे 1500 ऑपरेशन करने का अनुभव हो वो कितना जानकार होगा, उसका अनुभव किस तरह का होगा। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो बहुत सारी डिग्री उन्होंने विदेश से ली है और इसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। पर आप समझ लीजिए कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपके नी में दर्द है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कैसे ऑपरेशन कराएं, क्या वो मैन मेड ऑपरेशन हो, क्या रोबोट से ऑपरेशन हो, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्या मेरी बीमारी खत्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। एक बार हड्डी में फंसे आप ठीक नहीं होंगे, आप एक बार जोड़ों में फंसे इसका कोई इलाज नहीं होगा। पर यकीन मानिए मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपके हर परेशानी का इलाज बता देंगे। और मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपकी नाउम्मीदी को उम्मीद में तब्दील कर देंगे। मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपके कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल देंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव हैं, जिनकी डिग्री है MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स। एओ फेलोशिप है ऑस्ट्रिया से और फेलोशिप इन्होंने किया है जर्मनी और USA से। डिग्रियां इतनी हैं कि अगर मैं बताना शुरू किया तो लगता है शायद मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाऊंगा। इसलिए आप ये जान लीजिए कि बहुत सारी डिग्री लेने के बाद इनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव TV9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इन डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप खुद एक्सपीरियंस आपका उसमें ना हो, जब तक कि आप पेशेंट की परेशानी समझ के उसका इलाज न करें। और उससे जो आप सीखते हैं वो इन डिग्रियों से कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपकी डिग्री बताने से पहले आपका अनुभव बताया, क्योंकि डॉक्टर और वकील अनुभवी ना हो और खासतौर पर जर्नलिस्ट भी अनुभवी ना हो, उसके बाल कुछ पके हुए दिखाई नहीं दे तो लोग गंभीरता से लेते नहीं। और बाल पकने का मतलब ये धूप में नहीं पकता, ये अपने प्रोफेशन में ही पकता है। इसलिए डॉक्टर साहब सीधा सवाल पर आता हूं। ये जो कंधों का दर्द, नी में दर्द, लोगों को रिप्लेसमेंट कराने की चुनौती, और वो इस बात से डर जाते हैं कि एक बार रिप्लेसमेंट करा लिया तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलना है, ना कंधा उठ पाएगा ना नी काम कर पाएगा, आखिरकार अब तो हमें जीवन से तौबा कर लेना चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आप देखेंगे या आप अपने घर के आसपास देखते होंगे, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। तो इसके पीछे सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि इन दर्दों का कारण क्या है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपके घुटने, कंधे सब इफ़ेक्ट होते हैं। ये एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है जिसका एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस रही। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके कंधे, घुटने सब दर्द होंगे और आप रूमेटॉइड का इलाज करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं विच आर स्पेसिफिक टू दैट जॉइंट, जैसे कि कंधे की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, या और मसल्स की प्रॉब्लम होती हैं। दीज आर स्पेसिफिक टू शोल्डर। उसी तरह घुटने की जो होती हैं, कुछ घुटने की प्रॉब्लम होती हैं जो कि स्पेसिफिक हैं नी के लिए। तो इस तरह से आप एक बार डायग्नोस करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आज की तारीख में हमारे पास जो उपाय हैं वो कितने कारगर हैं और उससे हमारे मरीजों को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस नहीं, मैं वही चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। और अगर स्वास्थ्य भी खत्म हो गया, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और आजकल हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन रखना और उसको बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कहते हैं हम बहुत इवॉल्व तो हो गए, हम बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए, लेकिन यकीन मानिए अस्पताल भी बड़े बड़े खुल गए पर लोगों की समस्याएं भी कम नहीं हुई हैं।
इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम ये कहें कि नी आर्थराइटिस प्रॉब्लम इंडियन पॉपुलेशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नी से जुड़ा जब भी कोई मामला आता है तो लोग घबराने लगते हैं। पहले तो बड़ा ही कॉमनली कहा जाता था साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया होगा, इसलिए जोड़ों में ग्रीसिंग नहीं हो पा रहा है, तरह तरह की समस्या है। लेकिन अब तो यह सुनने को मिलता है कि नी आर्थराइटिस इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, किस डॉक्टर के पास जाएं, कैसे इलाज कराएं, रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए या मैन मेड सर्जरी कराना चाहिए, बहुत तरह की भ्रांतियां होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे दर्शकों की सारी भ्रांतियां आप दूर कर दें। तो जैसा आपने पूछा कि ये नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 25 से 30% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन नी आर्थराइटिस से सफ़र करती है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें जो हमारी पॉपुलेशन है विच इज़ क्लोज टू 140 करोड़ नाउ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फॉर्म में घुटने की आर्थराइटिस से प्रभावित है। ठीक है, अब ये जो आर्थराइटिस हमें सुनने में इतना बड़ा लग रहा है कि 30 करोड़ 40 करोड़, ऐसा नहीं कि सबको सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ, उनके घुटने में ज़रूर दिक्कत है, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम हम अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करके और थोड़ी सी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। एक बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है विच आई वुड से लेस देन 1%, 0.5% ऐसे होते हैं जिनको कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो ये पॉपुलेशन को जो आर्थराइटिस होती है ये दवाइयों से, एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। और जैसा आपने बताया, इसमें से भी ऑलमोस्ट 70% जो प्रॉब्लम होती है वो हम लेडीज़ में देखते हैं। नहीं, उस पर हम आएंगे, लेडीज की भी बात करेंगे। और लेडीज के बगैर तो कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई देश पूरा होता ही नहीं है, और उनकी भी समस्याएं बहुत सारी हैं। पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या अगर हमारे नी में प्रॉब्लम हो तो आपने कहा सीधा ऑपरेशन ही निदान नहीं है, क्या कैसे हम समझें कि हम उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं? कब हमें यह महसूस हो? मान लीजिए मुझे दर्द महसूस हुआ तो 40 के बाद लगता है, कई लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, थोड़ा बहुत जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स में जानकारी मिलती। पर कैसे हम समझें कि ये अर्थराइटिस का सिम्टम है, और क्यों हम समझें कि अर्थराइटिस का सिम्टम है तो हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसका इंडिकेशन क्या होता है? जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी में वियर एंड टियर चेंजेस आते हैं। जैसा आपने डिस्कस किया था अपने स्टार्ट में कि लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, दैट्स ऑल्सो एजिंग प्रोसेस। तो उसी तरह हमारे घुटनों में भी एज के हिसाब से चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ ये जो चेंजेस आते हैं ये 50 के बाद थोड़े तेज़ी से आने शुरू होते हैं, बट सम डिजनरेशन कैन हैपन इन अर्ली स्टेज ऑल्सो। कब हो सकते हैं? सपोज़ आपको अर्ली चाइल्डहुड में या फिर यंग एज में कोई चोट लगी हुई हो जिसमें अंदर घुटने में लिगामेंट या फिर जो कार्टिलेज होता है उसमें डैमेज हुआ हो, तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हों तो आपके केस में अर्ली आर्थराइटिस आ सकती है। अदरवाइज़ जो नॉर्मली एज रिलेटेड आर्थराइटिस आती है वो यूजुअली 50, 55, 60 के आसपास आती है। और शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि आप लंबा चलने में आपको दर्द हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है। सो इनिशियली यू विल हैव पेन ऑन इंक्रीज्ड एक्टिविटी, पेन ऑन एक्सर्शन। यही चीज़ जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है देन यू विल हैव पेन एट रेस्ट, बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, लेटे हुए भी दर्द हो रहा है। और उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है कि आर्थराइटिस की वजह से आप देखोगे कि आपके घुटने में डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई है। आप देखते हो कई लोग जिनकी एज ज़्यादा है उनके घुटने ऐसे टेढ़े हो गए हैं। सो वो एक्सट्रीम स्टेज है, एडवांस स्टेज है। बट जैसा आपने बोला कि इनिशियली कैसा पता चलेगा? वेल, पेन ऑन एक्सर्शन, ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा एक्टिविटी करने पे, स्पोर्ट्स खेलने पे। पहले मेरे को दर्द नहीं होता था, अब दर्द आजकल हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है। पेन इन होल बॉडी और पेन इन नी, कैसे, मतलब कैसे, किस तरह का दर्द? अभी हम नी के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। राइट, स्पेसिफिकली के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, बट सपोज़ किसी की एज 40 है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी मसल्स वीक हैं उसकी वजह से भी हो सकता है।
सो इनिशियली हम जस्ट बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो और मसल स्ट्रेंथनिंग लाओ, और अगर आपका पेन ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पेन परसिस्टेंट है, स्वेलिंग हो रही है, परसिस्टेंट है पेन, तो उस केस में हम एक्सरे वगैरह करके डायग्नोस करते हैं कि वेदर उस व्यक्ति को आर्थराइटिस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अब एक बात बताइए, कई बार ये भ्रांतियां रहती हैं कि हमें मशीन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और आपका रोबोटिक सर्जरी का 1500 ऑपरेशन करने का अनुभव है। रोबोटिक सर्जरी क्या मैन मेड, कंप्लीट मैन मेड सर्जरी से क्यों बेहतर है? क्यों इसको अपनाना चाहिए? ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। दैट मीन्स कि ये सर्जरी जो है सर्जन ही कर रहा है, लेकिन रोबोट की मदद से कर रहा है। रोबोट की मदद से उसे क्या फ़ायदा हो रहा है? रोबोट की मदद से उसे एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पेशेंट के घुटने के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, और प्लानिंग करने में उसको हेल्प मिल रही है। और रोबोट की मदद से उसने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूशन में हेल्प मिल रही है। सो बेसिकली सर्जरी तो सर्जन ही करता है, लेकिन रोबोट की मदद से जब करता है तो उस सर्जरी की जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाती है। एक सवाल जो हर पेशेंट मुझसे आके ये पूछता है जिसको नी रिप्लेसमेंट कराना है, कि मेरा घुटना कितना चलेगा, है ना? वो एक बहुत ही मतलब उस पेशेंट के लिए बहुत ही अहम सवाल है। और हमारा भी जो एम है ये क्या रहता है कि जो हम नी रिप्लेसमेंट करें उसमें पेशेंट की परेशानी दूर हो, चलना फिरना ठीक हो जाए, दर्द ख़त्म हो जाए, प्लस ये इसकी लाइफ लॉन्ग चले। नहीं, पर सवाल सवाल इसमें यह भी उठता है ना, मेरे मन में भी सवाल है, भगवान न करे मुझे उससे गुजरना पड़े, लेकिन मेरे मन में भी सवाल है कि क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाऊंगा, या मुझे बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बड़ा टेक केयर करना पड़ेगा, मैं नॉर्मल इंसान की तरह चल ही नहीं पाऊंगा? सच्चाई क्या है वो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक पूछा आपने। So first of all, a replaced knee can never match a natural knee. Okay? तो कोई भी बोले कि नहीं घुटना चेंज होने के बाद मेरा घुटना जो मैं अपने प्राइम में था, 20 साल में था, 25 साल में था, वो हो जाए, वो नहीं हो सकता है ना? आपको बड़ा क्लियर रखना है कि आपके नी रिप्लेसमेंट का गोल क्या है। नी रिप्लेसमेंट यंग लोगों में तो होते नहीं है, 60, 65, 70 में होते हैं। तो हमारा जो एम ये रहता है कि पेशेंट का दर्द ख़त्म हो जाए, पेशेंट अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसमें क्या आ गया, आपका स्नान करना हुआ, बाहर थोड़ा घूमना फिरना हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हुआ, घूमने फिरने जाना है, ड्राइव करना है, ये सब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बिना कोई दर्द के कर सके, और माइल्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटी परस्यू कर सके। माइल्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटी में आपका क्या आ गया? स्विमिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हो गोल्फ खेल लो, तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। लेकिन आप सोचो कि मैं क्रिकेट खेल लूँ, फुटबॉल खेल लूँ, बैडमिंटन खेल लूँ, नहीं, वो चीज़ नहीं अलाउड है। सो ये सारी एक्टिविटी आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद अलाउड है। एक चीज़ अक्सर जो बोलते हैं, हम भी बोलते हैं पेशेंट को, कि नीचे नहीं बैठना है, ज़मीन पे आलथी मालथी पार्क नहीं के बैठना है, उकड़ो होके नहीं बैठना है। हालांकि हम जो अब सर्जरी करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से करते हैं, जो आज के तारीख में जो आज के जो पार्ट हैं, वो आपको ये अलाउ करेंगे। कभी ज़रूरत पड़े आप बैठ भी सकते हो, लेकिन रेगुलर नीचे बैठ के उठने में घुटने पे थोड़ा जोर ज़्यादा आता है। सो हमारा ये एम है कि ये जो नी रिप्लेसमेंट हो, ये इनकी लाइफ लॉन्ग निकाले। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी ज़रूरत हो तो बैठ जाइए, अदरवाइज ये एक्टिविटी आप अवॉइड करिए। तो मुझे लगता है मैं दर्शकों को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं कि अगर आपने नी रिप्लेसमेंट कराया तो आप यकीन मानिए, और वो भी ऐसे डॉक्टर से कराया जिनका इतना अनुभव है, तो आप यकीन मानिए आप नॉर्मल जिंदगी तो जी सकते हैं, आप पेनलेस जिंदगी, दर्द रहित जिंदगी तो जी सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 20 साल की उम्र की तरह आप जो है बैडमिंटन जंप करके खेलेंगे, फुटबॉल घंटों खेलेंगे, वो संभव नहीं है। और वो बड़ी ही ईमानदारी से
डॉक्टर श्रीवास्तव आपके सामने बता रहे हैं कि कैसे अपनी जिंदगी के बारे में आपको ख्याल रखना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है और कैसे दर्द रहित जिंदगी आप जी सकते हैं और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक जो बड़ा ही सीधा सा आंसर इन्होंने दिया है कि दर्द रहित जिंदगी, पेनलेस जिंदगी आप 60-70 साल के उम्र में भी, क्योंकि जब आप सोते हैं तो भी दर्द करता है, आप थोड़ा भी मूव करते हैं आपको पेन होता है, लाइफ बोरिंग लगने लगता है, लाइफ बर्डनसम लगने लगता है। और अगर आप इससे दूर जाना चाहते हैं, इससे अलग हटना चाहते हैं, वापस जवानी जैसी जिंदगी पाना चाहते हैं, तो आप रोबोटिक सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि यह सर्जरी विद एक्यूरेसी होता है, यह विद प्रिसीजन होता है। इसलिए जो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक की गुंजाइश होती है उसके चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। एम राइट डॉक्टर? आपने नटशेल में बहुत अच्छा बता दिया है, एग्जैक्टली यही है। इनफैक्ट हम हमेशा पेशेंट को ये बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, दिस इज़ नॉट ए लाइफ सेविंग सर्जरी, दिस इज़ टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये एक सर्जरी है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। लेकिन पेशेंट की कई बार ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं उसके बाद सब कुछ कर पाऊंगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि विगरस एक्टिविटी वो चीज़ नहीं अलाउड होती है, उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है,